नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 2 एसएसटी का जो पेपर है उसके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि राजस्थान की भारत की जो परीक्षाएं होती है जिनमें भारतीय इतिहास आता है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है आरपीएससी द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। जहां तक मुझे लगता है आप इसमें 25 से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे, तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है, आप लाइक नहीं करते हो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मोहम्मद शाह। ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। इन्होंने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों, आखिर में वीडियो के कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दोस्तों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच, और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1757 से 1763 के बीच। इस प्रकार से जो कर्नाटक युद्ध थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल, हाइड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हाइड। जो हाइड थे ये रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की? रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला, शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव, नजम-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, या मेरा जाफर की जगह मीर जाफर है, शुजा-उद-दौला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर इलाहाबाद की संधि की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पिट के भारत अधिनियम में कौन सा प्रावधान नहीं था? पिट्स इंडिया एक्ट जो था दोस्तों उसके बारे में है। लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों पर प्रबंध करना था। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को करना था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न यहाँ पर जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, उसके संबंध में है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर प्रबंध संचालक मंडल को करना था। यहाँ पर ये उसमें प्रावधान नहीं था पिट्स इंडिया एक्ट में, बाकी ये तीनों ही उसमें प्रावधान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1884 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1878 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था और ये लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल के काल में था। लॉर्ड लिटन जो गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? दादाभाई नौरोजी, डी.ई. वाचा, जी.बी. जोशी, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी की थी कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने के जैसा है। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, अगर आपको ज्यादा लगे तो बिल्कुल स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया? दी व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, प्लासी के युद्ध के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई थी। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। ये सत्य नहीं है दोस्तों, ये तीसरा विकल्प सत्य नहीं है, क्योंकि जो मीर मदन था तोपखाने का प्रमुख था ये सिराजुद्दौला के, ये शुरुआत में नहीं मरा था, थोड़े कुछ समय बाद इसकी मौत हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है, बाकी ये सभी सही है। तो अपना सही करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुआ? बंगाल और बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व निश्चित किया। सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। यहां पर आएगा दोस्तों मुक्त हो गई। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त था उसने किसी भी प्रकार से किसानों के हितों को सुरक्षित नहीं किया, जबकि ये जो ऊपर 3 फायदे हैं ये ब्रिटिश सरकार के फायदे थे। तो विकल्प नंबर चौथा अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, तुहफतुल मुवाहिद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? मुश्ताक हुसैन, अबुल कलाम आजाद, राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, राम मोहन राय। राम मोहन राय ने तुहफतुल मुवाहिद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट प्रकाशित किया था। इन्होंने 2 और रचनाएं की थी, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेइसिस्ट और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार। इस प्रकार दूसरे इनके प्रकाशन थे। मीरातुल अखबार इन्होंने प्रकाशित किया था। तो यहां पर विकल्प नंबर 3 अपना हो जाएगा राम मोहन राय। तुहफतुल मुवाहिद्दीन पैम्पलेट प्रकाशित राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, एस.बी. चौधरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, एस.एन. सेन। सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रथम सरकारी इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? सुरेंद्र नाथ सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी, विनायक दामोदर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। इन्होंने अपनी पुस्तक सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक में इस विद्रोह की व्याख्या की है। इनकी पुस्तक है रमेश चंद्र मजूमदार की सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? अंबाला, मेरठ, सियालकोट, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, कोई नहीं। इनमें से एक भी स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण नहीं होता था। तत्कालीन बंगाल में चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था। तो बंगाल ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, कौन सभी जनजाति विद्रोहों का सामान्य कारक था? सामान्य कारक जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तथा जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना और जनजातीय समुदायों के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। सबसे सामान्य कारक दोस्तों यहां पर यही था, नॉर्मल कारक विकल्प नंबर 2। जो जनजातीय लोग थे स्वतंत्र रहना पसंद करते थे, तो जब अंग्रेजों द्वारा उन्हें
उपनिवेशवाद में लाया गया, उनके जनजातियों की पृथकता को समाप्त किया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थानों पर 1857 के निम्न स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम बताइए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो सही कूट का यहाँ पर दोस्तों अपन को चयन करना है। 2-3-1, 2-1-3, 3-2-1 और 1-2-3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2-1-3। दोस्तों सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में हुआ था, 4 जून 1857 को हुआ था, 4 जून 1857 का हुआ था। उसके बाद में कानपुर में हुआ था 5 जून 1857 को, और उसके बाद में इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। तो यहां पर अपने विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, 2-1-3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था। मद्रास अधिवेशन 1930, बंबई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905 और कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था दोस्तों। और जो ये बनारस अधिवेशन 1905 था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी। राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन, राधाकांत देव, हेनरी विवियन डेरिजियो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, हेनरी विवियन डेरिजियो। ये कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर थे, इनकी ही प्रेरणा से यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मुश्ताक हुसैन, सर सैयद अहमद खां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्रस्तुत किया। मतसूदा, हामिद, आबिद हुसैन, ओरलैंडो मेसोट्टा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ओरलैंडो मेसोट्टा। इस नाम से इन्होंने काबुल में पासपोर्ट प्रस्तुत किया था और इस पासपोर्ट की सहायता से ये अफगानिस्तान से रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी। 22%, 26%, 24%, 23%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 22%। बारदोली जो तालुका था वहां पर सरकार ने भू राजस्व की वृद्धि कर 30% कर दी थी वृद्धि। उसके बाद में विरोध करने पर घटा करके 21.97% रख लिया था और इसकी वजह से फिर भी ये ज्यादा थी, इस वजह से वहां पर विद्रोह हुआ सत्याग्रह हुआ। तो विकल्प के हिसाब से अपने यहां पर 22% सही होगा क्योंकि इसके करीब यही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया। 1919 अमृतसर अधिवेशन, 1937 लखनऊ अधिवेशन, 1940 का लाहौर अधिवेशन और कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 1919 अमृतसर अधिवेशन। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित कर बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया था, तो वो 1919 का अमृतसर अधिवेशन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की। गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद, जोगेंद्र चंद्र घोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, भोलानाथ चंद्र। जो ये बंगाल के निवासी थे, इन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, दांडी यात्रा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। वह पैदल यात्रा थी। 78 सत्याग्रहियों से यह आरंभ हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम और ईसाई शामिल थे। इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था। समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया। यह सत्य नहीं है। दोस्तों जो दांडी यात्रा थी वो साबरमती से लेकर के दांडी तक थी, दांडी गुजरात। और वहां पर
गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, सतारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सतारा। सतारा में लोगों की सरकार स्थापित की गई थी। जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय सतारा में लोगों की सरकार स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? पीरपुट रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। तो दोस्तों पीरपुट रपट, शरीफ रपट और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट मुस्लिम संप्रदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार कराई गई थी, जबकि यह उसके संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, भारत और चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की? 1950, 1952, 1954, 1956। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1954। भारत और चीन ने पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 1954 में की थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। चाउ एन लाई उस समय चीन के प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर विकल्प नंबर 6 अपना सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 की में किस स्थान पर आहूत किया गया, बुलाया गया? बांडुंग, बेलग्रेड, नई दिल्ली, जकार्ता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी बेलग्रेड। दोस्तों यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में निर्गुण देशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।